एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना भी ना अजीब लगता है जहां प्रकृति की दी हुई कोई चीज जो बस जमीन पे बिखरी पड़ी हो उसे उठाना एक गंभीर अपराध हो। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अजीब है। मतलब हवा या धूप की तरह जो चीज इंसान के जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उस पर एक विदेशी हुकूमत का पूरी तरह से एकाधिकार हो। हम बात कर रहे हैं नमक की। एकदम सही विषय चुना है आज आपने, है ना? और एक ऐसे दौर की जब भारत में प्राकृतिक रूप से बने नमक को नष्ट करने के लिए बकायदा पुलिस लगाई जाती थी ताकि कोई गरीब से मुफ्त में अपने भोजन में ना डाल सके। जी, पुलिस लगाई जाती थी ताकि कोई उसका इस्तेमाल ना कर पाए। ये वाकई हैरान करने वाला है। तो ये सिर्फ एक कर या टैक्स नहीं था, ये एक विशाल साम्राज्य का आम इंसान की जिंदगी पर कसा गया सबसे क्रूर आर्थिक शिकंजा था। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी ऐतिहासिक घटना पर बात करेंगे। बिल्कुल, और जब हम इन दस्तावेजों को गहराई से देखते हैं तो साफ होता है कि 1930 का दांडी मार्च महज इतिहास की एक तारीख नहीं है। सही कहा। आज हम उस पूरी रणनीति, उस मनोविज्ञान और उन जमीनी हकीकतों को डिकोड करेंगे जिन्होंने रोजमर्रा के एक साधारण सी चीज को ब्रिटिश साम्राज्य के पतन का हथियार बना दिया। ये इतिहास का एक बेहद दिलचस्प क्षण है, क्योंकि ये केवल एक कानून तोड़ने की कोई साधारण पदयात्रा नहीं थी। हाँ। ये सत्ता के अहंकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा, मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस की एक मास्टर क्लास थी। मास्टर क्लास। पर यहीं पर इन नोट्स को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल आता है। 1930 के उस दौर में भारत के सामने गंभीर मुद्दों की कोई कमी तो थी नहीं, है ना? बिल्कुल, कई बड़े मुद्दे थे उस समय। वही तो, किसानों पर भारी भरकम लगान थोपा जा रहा था, प्रेस की आजादी को कुचला जा रहा था और बिना मुकदमे के लोगों को जेल में डालना एकदम आम बात थी। एकदम सही बात है। तो इतने सारे बड़े और गंभीर राजनीतिक मुद्दों को दरकिनार करके विरोध के लिए सिर्फ नमक को ही क्यों चुना गया? ये थोड़ा अजीब फैसला लगता है। ये बहुत ही जायज सवाल है, और सच कहूं तो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के कई बड़े नेता भी शुरुआत में इस फैसले से हैरान थे। उन्हें भी लगा था कि नमक जैसे साधारण मुद्दे पर कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन कैसे खड़ा हो सकता है। हाँ, कोई भी यही सोचेगा ना कि नमक ही क्यों। बिल्कुल, लेकिन इसी में एक बहुत गहरी रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक सोच छिपी थी। इसे समझने के लिए हमें उस समय के नमक कानून की क्रूरता को देखना होगा। ब्रिटिश सरकार ने नमक के उत्पादन और उसकी बिक्री पर पूरी तरह से एकाधिकार कर रखा था। अच्छा, मतलब कोई और नमक नहीं बना सकता था? एकदम नहीं। भारत जैसे देश में जहां इतनी लंबी तटरेखा है और नमक प्राकृतिक रूप से बनता है, वहां कोई भी भारतीय खुद अपना नमक नहीं बना सकता था। उसे वही नमक भारी कीमत और उस पर लगा टैक्स चुकाकर अंग्रेजों से खरीदना पड़ता था। रुको, इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई तटीय इलाके में रहता है और उसके घर के बाहर समंदर का पानी सूख कर नमक बन गया है तो वो उसे उठा नहीं सकता? बिल्कुल नहीं उठा सकता था। बाप रे, मतलब अपने ही खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था वो इंसान? एकदम सही कह रही हैं आप। और बात सिर्फ इस्तेमाल न कर पाने तक सीमित नहीं थी। ब्रिटिश प्रशासन बाकायदा पैसा खर्च करके उस प्राकृतिक रूप से जमे हुए नमक को नष्ट करवाता था। क्या बात करें, पैसा खर्च करके नष्ट करवाते थे? जी हाँ, उस पर मिट्टी डलवा देते थे ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति उसे उठा ना ले। देखो, ये एक बेहद प्रोग्रेसिव टैक्स था। इसका गणित समझिए, एक बहुत अमीर इंसान के लिए शायद वो टैक्स कोई मायने ना रखता हो। हाँ, अमीरों को क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन एक गरीब किसान या मजदूर जिसे दिन भर चिलचिलाती धूप में पसीना बहाने के बाद नमक की सबसे ज्यादा जरूरत होती थी, उसकी सीमित आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इस टैक्स को चुकाने में चला जाता था। ये तो मतलब किसी की कमजोर नब्ज पकड़ने वाली बात हुई। स्वराज या संवैधानिक अधिकार जैसे शब्द उस समय एक आम और अनपढ़ इंसान के लिए बहुत एब्स्ट्रैक्ट रहे होंगे। एकदम सही पकड़ा आपने। रसोई उसकी थाली से जुड़ा था। ये तो एक ग्रेट इक्वलाइजर साबित हुआ है ना, जिसने समाज के हर वर्ग को एक ही झटके में जोड़ दिया। सटीक विश्लेषण है ये। आजादी की एक बहुत बड़ी मांग को सीधे एक गरीब इंसान के पेट और उसके आत्मसम्मान से जोड़ दिया गया। जब आम इंसान से ये कहा जाता है कि ये विदेशी सरकार तुम्हारी थाली के नमक पर टैक्स लगा रही है और नमक बनाने पर जेल में डाल रही है, बिल्कुल, तो वो बात सीधे उसके दिल पर वार करती है। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ इससे ज्यादा मारक चुनौती कोई हो ही नहीं सकती थी। लेकिन क्या ब्रिटिश सरकार इस जमीनी हकीकत से इतनी बेखबर थी?
मेरा मतलब है, क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतने जरूरी उत्पाद पर पाबंदी लगाना एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल हो सकती है? सत्ता का नशा अक्सर शासकों को जमीनी हकीकतों से दूर कर देता है। उस समय के वॉइसरॉय और ब्रिटिश अधिकारियों ने शुरुआत में इस नमक यात्रा का बहुत मजाक उड़ाया था। अच्छा, उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया? बिल्कुल नहीं। उनके लिए ये महज एक राजनीतिक स्टंट था जो कुछ ही दिनों में अपने आप खत्म हो जाएगा। वे भारतीय समाज को नहीं समझ पाए कि जब इंसान की इतनी बुनियादी जरूरत पर प्रहार होता है तो पूरा समाज एकजुट हो जाता है। खैर, नमक चुनने का विचार तो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इन दस्तावेजों में जो आगे का ब्यौरा है ना, वो मुझे और भी ज्यादा हैरान करता है। आप किस हिस्से की बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ एग्जीक्यूशन की। 12 मार्च 1930 का दिन, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, यहाँ से यात्रा शुरू होती है और इसमें सिर्फ 78 सत्याग्रही शामिल होते हैं। मंजिल थी गुजरात का दांडी तट और कुल दूरी थी लगभग 390 किलोमीटर। जी, 390 किलोमीटर की लंबी यात्रा। आज के समय में भी 390 किलोमीटर पैदल चलना कोई आसान काम नहीं है। तो बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल फोन के ये सब कैसे तय हुआ? इतने बड़े जन समर्थन और अनुशासन को कैसे जुटाया गया? इस यात्रा की योजना को अगर हम करीब से देखें तो ये किसी उच्च स्तरीय सैन्य अभियान की तरह बारीकी से तैयार की गई थी। साबरमती से दांडी तक का वो रास्ता यूं ही रातों रात तय नहीं हो गया था। मतलब पूरी प्लानिंग की गई थी? बिल्कुल। इसके पीछे गहरी मैपिंग और रसद की तैयारी थी। ये रास्ता जानबूझकर ऐसा चुना गया था जो अनगिनत गांव और छोटे कस्बों के बीच से होकर गुजरता था, क्योंकि ये यात्रा केवल दांडी पहुंचने की कोई दौड़ नहीं थी। तो फिर असल मकसद क्या था? यह 70-8 लोगों के साथ शुरू हुई यात्रा असल में एक विशाल जन जागरण अभियान थी, लोगों को जगाने की कोशिश। यहाँ मुझे ना एक एनालॉजी याद आ रही है। इसे हम एक नदी के सफर की तरह समझ सकते हैं। नदी का सफर? कैसे भला? जैसे एक नदी पहाड़ से एक छोटी सी पतली धारा के रूप में निकलती है। शुरुआत में बहुत कमजोर लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, आसपास के तमाम झरने और नाले उसमें मिलते जाते हैं। बिल्कुल, एकदम सही उपमा है। और जब तक वो समंदर तक पहुंचती है, वो एक विशाल रूप ले चुकी होती है। दांडी मार्च भी तो बिल्कुल ऐसा ही था, है ना? ये नदी वाला उदाहरण यहाँ एकदम सटीक बैठता है। यात्रा का हर एक दिन और हर एक पड़ाव उस नदी में जुड़ने वाली नई धाराओं की तरह था। सत्याग्रही रोजाना मीलों पैदल चलते थे और गांव वालों से मिलते भी होंगे। बिल्कुल। जब वे किसी गांव में रुकते तो वहां सिर्फ आराम नहीं होता था, वहां बाकायदा एक पूरा कार्यक्रम होता था। वे गांव वालों को सिर्फ नमक कानून की क्रूरता नहीं बताते थे, बल्कि उन्हें स्वदेशी अपनाने और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए भी कहते थे। मतलब सामाजिक सुधार भी साथ साथ चल रहा था। जी हाँ, छुआछूत जैसी कुरीतियों को मिटाने, नशा छोड़ने और सबसे महत्वपूर्ण सत्याग्रह और अहिंसा के दर्शन को समझाते थे। एक तरह से ये पदयात्रा स्वतंत्रता आंदोलन को उन सुदूर गांवों तक पहुंचा रही थी जहां अखबार भी नहीं जाते थे। मेरे सामने मौजूद नोट्स ये भी बताते हैं कि यात्रा के दौरान ना अनुशासन बहुत ही कड़ा था। रोज सुबह जल्दी उठना, प्रार्थना करना, चरखा चलाना और फिर तेज धूप में पैदल चलना। ये शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। और शायद 78 लोगों की इसी तपस्या को देखकर ही आम जनता इतनी प्रभावित हुई। जो भीड़ शुरुआत में सिर्फ तमाशा देखने आई थी, वो धीरे धीरे उनके साथ चलने लगी। और यही वो बिंदु था जहां ब्रिटिश प्रशासन की नींद उड़नी शुरू हुई। विदेशी और स्थानीय मीडिया इसका पल पल का हाल छापने लगा था। ऐसा दर्ज है कि लोग सड़क के दोनों ओर खड़े होकर इस यात्रा को देखते थे। और मैंने पढ़ा है कि रास्ते में कई गांवों के स्थानीय अधिकारियों ने ब्रिटिश सरकार से अपने इस्तीफे भी दे दिए थे। बिल्कुल। जब ये हुजूम 24 दिन बाद 6 अप्रैल को दांडी के तट पर पहुंचा, तब तक ये महज 78 लोगों का जत्था नहीं था। ये लाखों लोगों की भीड़ बन चुका था, एक सामूहिक चेतना का प्रतीक। ये किसी महाकाव्य के दृश्य जैसा लगता है। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आता है, 6 अप्रैल 1930। विशाल भीड़ दांडी पहुंचती है। कोई बहुत बड़ा मंच नहीं था, ना ही कोई उग्र भाषण हुआ और ना ही किसी के हाथ में कोई हथियार था। हाँ, सिर्फ एक व्यक्ति शांत भाव से नीचे झुकता है और रेत से एक मुट्ठी नमक उठा लेता है, बस। और इसके साथ ही उस समय की सबसे बड़ी विश्व शक्ति का सबसे कठोर कानून टूट जाता है। ये एक ऐसा प्रतीकात्मक प्रहार था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के अजय होने के भ्रम को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया। बिल्कुल। इस एक मुट्ठी नमक उठाने की घटना की गहराई बहुत बड़ी है, क्योंकि किसी भी सत्ता की असली ताकत किस चीज पर टिकी होती है? उसकी बंदूकों पर या पुलिस बल पर? नहीं, सत्ता की असली ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि आम जनता उसके कानूनों को कितना मानती है। हाँ,
अगर जनता कानून मानने से ही इनकार कर दे तो सरकार क्या कर लेगी? एकदम सही। दांडी तट पर जब वो कानून टूटा तो उसने दुनिया को ये संदेश दिया कि अगर आम जनता एकजुट हो जाए तो कोई भी हुकूमत उसे मजबूर नहीं कर सकती। ये शक्ति के संतुलन का बदलना था। इन नोट्स में आगे जो लिखा है वो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के वायरल प्रभाव को दिखाता है। ऐसा लगा जैसे पूरे देश में एक लहर दौड़ गई हो। बिल्कुल, एक वायरल कैंपेन जिसने देश को अपनी चपेट में ले लिया। जहां जहां समंदर था वहां लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गईं, किसानों ने टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया। पूरा प्रशासनिक सिस्टम मानो पंगु हो गया हो। ये एक अभूतपूर्व प्रशासनिक लकवा था जिसने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। उनका पूरा ढांचा टैक्स और व्यापार पर चलता था। जब जनता ने सहयोग करना बंद कर दिया तो वो चरमराने लगा। हाँ, लेकिन इन ऐतिहासिक स्रोतों में एक और बात है जो इस आंदोलन को खास बनाती है, और वो है समाज के हर वर्ग, विशेषकर महिलाओं की इसमें भागीदारी। इस तथ्य पर तो मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहती थी। 1930 के भारतीय समाज में जहां महिलाओं का जीवन घर की चारदीवारी तक सीमित था, उनका इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरना एक बहुत बड़ी क्रांति थी। जी बिल्कुल। वे केवल भीड़ का हिस्सा नहीं थी। कई जगहों पर उन्होंने धरनों का नेतृत्व किया, विदेशी कपड़ों की दुकानों की पिकेटिंग की। ये रातों रात कैसे संभव हो गया? यह सविनय अवज्ञा के पूरी तरह से अहिंसक स्वरूप का कमाल था। चूंकि इस आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं था, इसलिए महिलाओं के लिए इसमें शामिल होना सुरक्षित और नैतिक रूप से शक्तिशाली माना गया। इसने महिलाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में ला खड़ा किया। इसी तरह गांवों के किसानों और युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रवाद की भावना, जो अब तक केवल शहरों तक सीमित मानी जाती थी, वो अब गांवों के खेतों तक पहुंच चुकी थी। ये सब सुनकर ना एक सवाल जहन में बार बार आता है, ब्रिटिश प्रशासन चुपचाप तो नहीं बैठा होगा? जब उनका सिस्टम ठप पड़ रहा था तो उन्होंने इसे रोकने के लिए क्या किया? यहीं पर अहिंसक सत्याग्रह की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत सामने आती है। ब्रिटिश सरकार के सामने केवल दो ही रास्ते बचे थे। पहला कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाते, जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। जी। लेकिन अगर वे ऐसा करते तो पूरी दुनिया की नजर में वे एक बर्बर और अमानवीय सत्ता साबित होते। और दूसरा रास्ता क्या था उनके पास? दूसरा रास्ता था कि वे कुछ ना करें और लोगों को कानून तोड़ने दें। लेकिन अगर वे ऐसा करते तो पूरे देश में संदेश जाता कि ब्रिटिश शासन कमजोर है और उनका डर खत्म हो जाता। मतलब दोनों ही स्थितियों में ब्रिटिश सरकार की हार तय थी। इसे कहते हैं सामने वाले को उसी के जाल में फंसा देना। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और अंततः बौखलाहट में ब्रिटिश प्रशासन ने दमन का ही रास्ता चुना। पूरे देश में निहत्थे सत्याग्रहियों पर क्रूर लाठीचार्ज किए गए, हजारों लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। लेकिन यहीं पर बाजी पलट गई है ना? ये एकदम सही, क्योंकि दुनिया भर की मीडिया की नजरें इस घटना पर थी। अमेरिकी पत्रिकाओं और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों के पत्रकारों ने जब इस ब्रिटिश अत्याचार की रिपोर्टिंग की तो वैश्विक पटल पर हलचल मच गई। स्रोतों में दर्ज है कि इस अंतर्राष्ट्रीय कवरेज ने ब्रिटिश सरकार की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया। शुरुआत में जो विदेशी मीडिया मजाक उड़ा रहा था, वही मीडिया सत्याग्रहियों के अनुशासन को देखकर उनका मुरीद हो गया। ये ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक हार थी। विश्व जनमत अब भारत के पक्ष में मुड़ने लगा था। इस आंदोलन ने पूरी दुनिया को विरोध का एक नया हथियार थमा गया था, सत्याग्रह और अहिंसा का हथियार। ये साबित हो गया कि एक शांतिपूर्ण विरोध तोपों और बंदूकों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं या जीके के नजरिए से देखें तो दांडी मार्च 12 मार्च को शुरू हुआ और 6 अप्रैल को नमक कानून टूटा। जी, ये तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस आंदोलन ने पूरे भारत को जगाए रखा। इसके बाद ही तो ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर भारतीय नेताओं को बराबरी के दर्जे पर बातचीत के लिए बुलाना पड़ा। ये बहुत सटीक निष्कर्ष है। दांडी मार्च ने सत्ता के बुनियादी समीकरण को बदल दिया। जो अंग्रेज भारतीयों को केवल अपनी प्रजा समझते थे, उन्हें समझ आ गया कि ये राष्ट्र जाग चुका है। साबरमती से दांडी तक की वो 390 किलोमीटर की यात्रा असल में औपनिवेशिक दास्तां से स्वराज की ओर बढ़ने की यात्रा थी। ये सफल हुआ क्योंकि इसने हर हिंदुस्तानी को जिम्मेदार सिपाही बना दिया। और यही बात इस पूरे विषय को इतना प्रेरणादायक बनाती है। हम अक्सर इतिहास में सिर्फ तारीखें और आंकड़े देखते हैं, लेकिन आज साफ हो गया कि असली ताकत उन 24 दिनों के जनसंपर्क में थी, जिसने डर को खत्म कर दिया। ये एक अकाट्य सत्य है कि डर का खत्म होना ही आजादी की पहली शर्त है। जब लोग खुशी खुशी जेल जाने लगे तो अंग्रेजों की जेलें छोटी पड़ गईं।
प्रशासन के पास डराने का कोई हथियार नहीं बचा। इस पर काफी देर तक मंथन किया जा सकता है। सत्ता डराकर राज करती है और जब डर खत्म हो जाए तो सत्ता खुद ढहने लगती है। हमने आज नमक कर की क्रूरता, 390 किलोमीटर की यात्रा और उसके असर पर बात की और देखा कि कैसे अहिंसा ने दुनिया की ताकत पर सरकार को घुटनों पर ला दिया। ये साबित करता है कि जनशक्ति के आगे कोई भी साम्राज्य अजेय नहीं है। एक बेहद सार्थक निष्कर्ष। इतिहास की किताबें हमें सिर्फ आंकड़े बताती हैं कि कितने लोग जुड़े, लेकिन इतिहास के पन्नों से थोड़ा बाहर निकलकर जरा एक मानवीय नजरिए से सोचने की कोशिश करते हैं। सोचने वाली बात तो है। जरा 12 मार्च 1930 की उस सुबह के बारे में विचार करें। वो 78 लोग जो साबरमती आश्रम से अपना पहला कदम बाहर निकाल रहे थे, उस क्षण उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होगा। बिल्कुल, उनके पास कोई गारंटी नहीं थी कि देश उनके साथ खड़ा होगा या नहीं। उनके सामने तो केवल ब्रिटिश लाठियों और जेल में सड़ने का अंदेशा था। आखिर इंसान के भीतर वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट होता है जब वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है? हाँ, अपनी सुरक्षा, परिवार की फिक्र किनारे रखकर सिर्फ सच और न्याय की खातिर एक महाशक्ति से टकराने निकल पड़ता है। उस पहले कदम का जो अकल्पनीय साहस है, शायद वही आज़ादी की सबसे सच्ची परिभाषा है। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।